हम इंसानों को ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? मतलब हमें लगता है कि हम जो भी फैसले लेते हैं, चाहे पैसे इन्वेस्ट करना हो या अपना करियर चुनना हो या कोई भी बड़ा लाइफ डिसीजन हो, हम बहुत सोच समझकर पूरे लॉजिक के साथ फैसले करते हैं। हाँ, हम खुद को बहुत रैशनल प्राणी मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं, और वो भी बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक डेटा के साथ। एग्जैक्टली। आज हम डैनियल कानेमैन की मास्टर क्लास किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के जरिए अपने ही दिमाग की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई मामूली किताब नहीं है। एकदम सही बात है। इस किताब ने ना दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के सोचने का पूरा तरीका ही बदल के रख दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि डैनियल कानेमैन मूल रूप से एक साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन उनके इस काम के लिए उन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। उनकी रिसर्च ने एक बहुत ही बुनियादी बात साबित की कि इंसानी दिमाग कोई कंप्यूटर या कैलकुलेटर नहीं है जो हमेशा सही और रैशनल फैसले ले। तो फिर असल में अंदर चल क्या रहा है? असल में हमारे दिमाग के अंदर लगातार एक महासंग्राम चल रहा है, एक बहुत ही साइलेंट लड़ाई जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। और जब तक हम इस लड़ाई के किरदारों को नहीं समझते ना, हम अपने ही बिहेवियर और अपनी गलतियों के पीछे का मनोविज्ञान कभी नहीं समझ पाएंगे। सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महासंग्राम के दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। बिल्कुल। किताब की शुरुआत में ही काहनेमैन हमें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से इंट्रोड्यूस कराते हैं। समझने के लिए ना सिस्टम 1 को हम दिमाग का ऑटो पायलट कह सकते हैं। ऑटो पायलट सही शब्द है। हाँ, क्योंकि ये बहुत तेज है, इमोशनल है और पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। कोई एक उदाहरण से समझाएंगे? जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तुरंत जवाब आता है। एग्जैक्टली। जवाब तुरंत दिमाग में आ जाता है। या किसी अजनबी का गुस्से वाला चेहरा देखकर हम बिना सोचे तुरंत समझ जाते हैं कि वहां खतरा है। इसके लिए हमें रुककर एनालाइज नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम 1 हमेशा ऑन रहता है, बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा सिस्टम 2, जिसे हम द थिंकर या विचारक कह सकते हैं, जो बहुत लॉजिकल है। बहुत लॉजिकल और एनालिटिकल है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? ये बेहद आलसी है, बहुत ही ज्यादा लेजी है। अच्छा। हाँ, अगर मैं अभी कहूं कि 17 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, ओहो, मेरा दिमाग तो तुरंत ब्लैंक हो गया। यही सिस्टम 1 का रिस्पॉन्स है। वो तुरंत हार मान लेता है। वहां फिर सिस्टम 2 को जगाना पड़ता है, पूरा फोकस करना पड़ता है। मतलब उसमें बहुत मेंटल एनर्जी लगती है। बहुत ज्यादा। या फिर किसी भारी भीड़ वाले रेलवे स्टेशन पर अपने किसी खास दोस्त को ढूंढना हो, उसमें भी सिस्टम 2 का इस्तेमाल होता है। कानेमैन में तो अपनी रिसर्च में यह भी नोटिस किया क्या कि जब इंसान का सिस्टम 2 काम कर रहा होता है ना, तो उसकी आंखों की पुतलियां सच में फैल जाती हैं और हार्ट रेट बढ़ जाता है। सच में? मतलब ये एक प्रॉपर फिजिकल एफर्ट है? 100% फिजिकल एफर्ट है। लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक सवाल उठता है। बताइए। अगर सिस्टम 2 इतना लॉजिकल और समझदार है, तो एवोल्यूशन ने उसे इतना आलसी क्यों बनाया? मतलब हम हर फैसले में अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते ताकि हमसे कोई गलती ना हो? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी बचाना। हाँ, हमारा दिमाग शरीर की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हम हर छोटी चीज पर सिस्टम 2 लगाने लगें, जैसे सुबह कौन से रंग की शर्ट पहननी है, बिल्कुल, या ब्रश कैसे करना है, चाय में कितनी चीनी डालनी है, अगर इन सब पर एनालिटिकल थिंकिंग लगने लगी तो हमारा दिमाग कुछ ही घंटों में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओह, मतलब हम थक कर गिर पड़ेंगे। एग्जैक्टली। इसलिए डिफॉल्ट रूप से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग 95% फैसले सिस्टम 1 ही लेता है। 95%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और ईमानदारी से कहें तो सिस्टम 1 ज्यादातर मामलों में बहुत अच्छा काम भी करता है, हमें जिंदा रखता है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ होती है? असली गड़बड़ी तब शुरू होती है जब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है। वहां भी सिस्टम 1 तुरंत एक जल्दबाजी भरा फैसला ले लेता है और हमारा आलसी सिस्टम 2 अपनी मेंटल एनर्जी बचाने के चक्कर में उस फैसले को बिना क्रॉस चेक किए ही अप्रूव कर देता है। अरे बाप रे! और बस यहीं से हमारे दिमाग में सारे कॉग्निटिव बायसेस पैदा होते हैं। मतलब दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के चक्कर में जो शॉर्टकट लेता है, मनोविज्ञान में उन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। सही शब्द है ह्यूरिस्टिक्स।
और ये शॉर्टकट कई बार हमें बहुत बेवकूफ बनाते हैं। बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाते हैं। किताब में ना कई सारे ह्यूरिस्टिक्स का जिक्र है, जी। लेकिन प्राइमिंग इफेक्ट मुझे सबसे डरावना लगा। प्राइमिंग तो सच में डरावना है। आसान शब्दों में कहूँ तो हमारा दिमाग आसपास के माहौल से लगातार मैनिपुलेट हो रहा है और हमें भनक तक नहीं लगती। एक उदाहरण देते हैं इसका। हाँ, मान लीजिए हम रात को अकेले बैठकर कोई बहुत डरावनी फिल्म देख रहे हैं। फिल्म खत्म होने के बाद अगर हवा से कमरे का दरवाजा थोड़ा सा भी खड़खड़ाए तो तुरंत लगता है कि वहां कोई भूत है। डर लगने लगता है। जबकि वो दरवाजा तो रोज हवा से हिलता है, पर उस दिन हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस भूतिया फिल्म ने हमारे सिस्टम 1 को प्राइम कर दिया है। प्राइम कर दिया है मतलब अवचेतन रूप से हमारे दिमाग को खतरे और डर के लिए पहले से सेट कर दिया है। कहानीमैन ने किताब में एक बहुत ही मशहूर फ्लोरिडा इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है। हाँ, मैंने पढ़ा है, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। श्रोताओं के लिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को शब्दों का एक जंबल सॉल्व करने को दिया गया और उस जंबल में बुढ़ापा, झुर्रियां, गंजापन जैसे शब्द छिपे हुए थे। एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो स्टूडेंट्स हॉलवे से बाहर जा रहे थे तो रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि उनके चलने की स्पीड नॉर्मल से बहुत धीमी हो गई थी। सीरियसली? सिर्फ शब्द पढ़ने से? हाँ, उन शब्दों ने बिना उनकी जानकारी के उनके दिमाग और शरीर को बुढ़ापे के लिए प्राइम कर दिया था। उनका बिहेवियर बदल गया था। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है कि कुछ शब्द हमारे फिजिकल बिहेवियर को इस हद तक बदल सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और शॉर्टकट है, द हेलो इफेक्ट। ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और नए लोगों से मिलते वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो पूरा इसी पे चलता है ना? जब हम किसी इंसान की सिर्फ एक अच्छी खूबी देखकर ये मान लेते हैं कि वो हर चीज में परफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई इंसान दिखने में बहुत स्मार्ट है, वेल ड्रेस्ड है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, तो सिस्टम 1 तुरंत ही निष्कर्ष निकाल लेता है कि ये व्यक्ति अपने काम में भी बहुत अच्छा होगा और ईमानदार भी होगा। जबकि किसी की ईमानदारी या काम की क्वालिटी का उसके कपड़ों से कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। हम बस एक हेलो या एक पॉजिटिव आभा बना लेते हैं उसके चारों तरफ और उसी के बेसिस पर उस इंसान को जज करते हैं। और सोचिए, इसी बायस की वजह से कितनी बार गलत लोग हायर हो जाते हैं। बहुत बार। या हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमारा आलसी सिस्टम 2 उनके रेज्यूमे को ठीक से एनालाइज करने के बजाय सिस्टम 1 के उस हेलो इफेक्ट वाले फैसले को सही मान लेता है। सिस्टम 2 सोचता है कि चलो काम हो गया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए अब उस बायस पर आते हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। कौन सी? एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग। मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया तो पूरी तरह से इसी पर टिकी है। ब्रांड्स इसी का इस्तेमाल करके लोगों की जेबें खाली करवाते हैं। एंकरिंग बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हमारे दिमाग को किसी भी चीज की असली वैल्यू का कोई जन्मजात अंदाजा नहीं होता। उसे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। एग्जैक्टली। उसे हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। इसे एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जो किताब में दिया है। हाँ, बताइए। लोगों के एक ग्रुप से पूछा गया कि क्या महात्मा गांधी की मृत्यु 114 साल की उम्र के बाद हुई थी? 114? हाँ, जो कि ऑब्वियसली गलत है। और फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा बताओ, गांधी जी की मृत्यु किस उम्र में हुई? ठीक है। वहीं दूसरे ग्रुप से पूछा गया कि क्या गांधी जी की मृत्यु 35 साल की उम्र में हुई थी? और फिर उनसे उनकी असली उम्र पूछी गई। तो क्या दोनों ग्रुप्स के जवाब अलग-अलग आए? बहुत अलग आए। जिन लोगों के दिमाग में 114 का नंबर डाला गया था, जिसे हम एंकर कहते हैं, उन्होंने गांधी जी की उम्र का अंदाजा बहुत ज्यादा लगाया। और जिन्हें 35 का एंकर दिया गया था, उन्होंने बहुत कम उम्र बताई। दोनों ही ग्रुप्स को पता था कि 114 और 35 गलत नंबर हैं। फिर भी उनके सिस्टम 1 ने उस नंबर को एक एंकर बना लिया। हाँ, और उसी के इर्द गिर्द अपना अंदाजा लगाया। यही तो ब्रांड्स भी करते हैं। अगर हम किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं और वहां एक घड़ी पर 10,000 रुपए का टैग लगा है, लेकिन उस पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस लगाकर नई कीमत 4,000 रुपए लिखी गई है, तो क्या होता है? हमारा दिमाग तुरंत सोचता है कि क्या जबरदस्त डील है। हम उस 4,000 की घड़ी को खरीद लेते हैं क्योंकि दिमाग ने उस 10,000 को एंकर बना लिया है। बिल्कुल। अगर वहां सीधे 4,000 रुपए लिखा होता तो शायद हम उसे छूते भी नहीं। क्योंकि तब कोई एंकर नहीं था जो हमें बता सके कि ये चीज सस्ती मिल रही है। सैलरी नेगोशिएशन में भी तो यही होता है, जो इंसान पहले अपना नंबर बोल देता है, पूरी बातचीत उसी एंकर के इर्द गिर्द घूमने लगती है। एकदम सही। हम सोचते हैं कि हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया, सिस्टम 2 का इस्तेमाल किया, जबकि हम सिर्फ उस पहले बोले गए नंबर के जाल में फंसे हुए थे। सच में ये बहुत क्रेजी है। इसके बाद एक और खतरनाक मेंटल शॉर्टकट आता है
जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी मतलब जो चीज अवेलेबल है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो चीज हमारे दिमाग में जल्दी और आसानी से याद आ जाती है, हमें लगने लगता है कि दुनिया में वो चीज बहुत ज्यादा हो रही है। इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है प्लेन क्रैश। बिल्कुल। न्यूज चैनल पर अगर हम किसी प्लेन क्रैश की खबर देख लें तो अगली बार फ्लाइट में बैठते हुए बहुत घबराहट होती है। लगता है कि प्लेन का गिरना बहुत आम बात है। जबकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कार एक्सीडेंट में जान जाने के चांसेस प्लेन क्रैश के मुकाबले कई गुना ज्यादा होते हैं। हजारों गुना। हाँ, मैथमेटिक्स तो यही कहता है। लेकिन कार एक्सीडेंट की खबरें टीवी पर उतनी सनसनीखेज तरीके से नहीं दिखाई जाती। वो रोज की बात है, इसलिए हमारे दिमाग में प्लेन क्रैश की इमेजेस ज्यादा आसानी से अवेलेबल होती है। और सिस्टम 1 हमें मैथ्स भूलकर सिर्फ उन अवेलेबल मेमोरीज के आधार पर डराता है। सही कहा। ये तो बात हुई उन शॉर्टकट्स की जो हमसे गलतियां करवाते हैं। लेकिन सिस्टम 1 की इन्हीं हरकतों की वजह से एक और बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली, जिसे कहनेमैन समझ का भ्रम कहते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमें दुनिया समझ आ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसमें हाइंडसाइट बायस बहुत दिलचस्प है। वो मुझे तो पहले से पता था वाला सिंड्रोम। हाँ, मैच खत्म होने के बाद या इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद हर नुक्कड़ पर लोग कहते मिल जाएंगे कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यही टीम जीतेगी। सब एक्सपर्ट बन जाते बाद में। बिल्कुल। इस बायस की जड़ यह है कि हमारा दिमाग अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। असल में इवेंट होने से पहले किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आता है हमारा दिमाग हमारी पुरानी यादों को तुरंत अपडेट कर देता है। वो पुरानी अनिश्चितता को मिटा देता है। हाँ, मिटाकर हमें ये यकीन दिलाता है कि हम हमेशा से सही थे। यह हमें एक झूठा कॉन्फिडेंस देता है कि हम पास्ट को समझ सकते हैं और इसलिए हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के झूठे कॉन्फिडेंस से इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट जुड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। किताब में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का जो डेटा दिया है वो तो सच में हैरान करने वाला है। फाइनेंस टीवी चैनल्स पर लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि कल कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। पर सच्चाई कुछ और ही है। तो कानमैन का डेटा क्या कहता है इसके बारे में? कानमैन ने अपने रिसर्च में वॉल स्ट्रीट के पोर्टफोलियो मैनेजर्स के सालों के डेटा का विश्लेषण किया और नतीजा ये निकला कि इन हाई पेड एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां एक डांट फेंकने वाले बंदर से भी ज्यादा खराब होती हैं। ओह माय गॉड, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अगर एक बंदर आंख बंद करके स्टॉक्स के नाम पर डांट फेंके तो उसका पोर्टफोलियो इन फाइनेंस एक्सपर्ट से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। डेटा तो यही कहता है। तो फिर ये एक्सपर्ट्स इतने सक्सेसफुल कैसे दिखते हैं और लोग इन्हें इतने पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारा सक्सेस महज लक या रैंडमनेस का नतीजा होता है। लेकिन हमारा दिमाग इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे एक कहानी चाहिए। जब इन एक्सपर्ट्स को लगातार 2-4 बार सफलता मिल जाती है तो वो अपनी उस किस्मत को अपनी स्किल मान बैठते हैं और लोग भी उन्हें जीनियस मानने लगते हैं। बिल्कुल, ये इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई खास स्किल है, जबकि सच्चाई में हम सिर्फ लकी होते हैं। ये सच में आंखें खोलने वाला है ना? अब इस डीप डाइव के उस मास्टर क्लास हिस्से पर आते हैं जिसने पूरी इकोनॉमिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया था। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। हाँ, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। इसी थ्योरी के लिए डैनियल कानमैन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इस थ्योरी ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के इस बेसिक रूल को ही गलत साबित कर दिया कि इंसान हमेशा रैशनल होकर अपने फायदे के लिए काम करता है। और इसका सबसे बड़ा पिलर है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की हमारी फितरत। लॉस अवर्जन इंसान के मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई है। इसे एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल सिचुएशन से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए किसी इंसान को अचानक कहीं से 1000 रुपए मिल जाएं। तो उसे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल खुशी होगी। लेकिन अगर अगले दिन उसकी जेब से 1000 रुपए गिर जाएं या खो जाएं, तो उसे जो तकलीफ होगी ना, रिसर्च साबित करती है कि वो तकलीफ उस 1000 रुपए मिलने वाली खुशी से मनोवैज्ञानिक रूप से दुगनी होगी। दुगनी? मतलब हमारे लिए 1000 रुपए का फायदा और 1000 रुपए का नुकसान इमोशनल लेवल पर बराबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। नुकसान हमेशा ज्यादा चुभता है। लेकिन एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसे क्यों की? इसके तार हमारे सर्वाइवल से जुड़े हैं। जंगलों में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए एक एक्स्ट्रा फल मिलने से ज्यादा जरूरी था किसी जंगली जानवर का शिकार होने से बचना। मेक सेंस। जो लोग खतरों और नुकसान के प्रति ज्यादा सेंसिटिव थे वो जिंदा बचे
और उन्होंने अपने जीन्स आगे बढ़ाए। आज हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है। हम गेन करने से ज्यादा लॉस अवॉइड करने पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। और इसी लॉस एवर्जन की वजह से लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। लोग सालों तक एक ही बोरिंग नौकरी में फंसे रहते हैं। हाँ, क्योंकि नई नौकरी ढूंढने या नया बिजनेस शुरू करने में जो फायदा हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा डर उन्हें अपनी करंट जॉब की सिक्योरिटी खोने का लगता है। सही बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही खतरनाक मेंटल ट्रैप है, संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ, संक कॉस्ट फैलेसी। ये तो असल में लॉस एवर्जन का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। हम पुरानी गलतियां या नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसका एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 500 रुपए की फिल्म की टिकट खरीदी। वो सिनेमा हॉल में बैठा है। आधी फिल्म देखने के बाद ही उसे समझ आ जाता है कि फिल्म एकदम बकवास है, सिरदर्द है। अब लॉजिक तो ये कहता है कि बाहर निकल जाओ, अपना टाइम बचाओ। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि 500 रुपए लग गए, अब तो पूरी फिल्म देख कर ही जाऊंगा। बिल्कुल। और तार्किक नजरिए से देखें तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है ना? वो 500 रुपए तो जा चुके हैं। हाँ। उसे ही संक कॉस्ट या डूब चुकी लागत कहते हैं। हाँ। वो पैसे अब किसी भी हालत में वापस नहीं आने वाले। लेकिन उस डूबे हुए पैसे को वसूल करने के चक्कर में वो इंसान अपना 1.5 घंटा और अपनी मानसिक शांति दोनों और बर्बाद कर रहा है। ये सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है। लोग खराब और टॉक्सिक रिश्तों में भी सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि मैंने इस रिश्ते में 5 साल इन्वेस्ट किए हैं। बहुत आम बात है ये। या डूबते हुए बिजनेस में अपना घर बेचकर पैसा लगाते रहते हैं क्योंकि वो पहले ही उसमें लाखों गंवा चुके हैं। हाँ, ये सब सिस्टम 1 का इमोशनल जाल है। हम अपनी पुरानी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए नई गलतियां करते जाते हैं, जबकि हमें बस ये एक्सेप्ट करना होता है कि जो गया सो गया, अब आगे का नुकसान कैसे बचाएं। लेकिन हमारा दिमाग वो लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता। सच में ये सब जानकर ऐसा लग रहा है कि हम कितने अनजान थे अपनी हरकतों से। ये किताब आपको खुद से मिलवाती है। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे दार्शनिक हिस्से पर आते हैं, द 2 सेल्स, यानी हमारे 2 रूप। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। कानमैन कहते हैं कि हम इंसानों के अंदर दुनिया को अनुभव करने के 2 अलग-अलग सिस्टम हैं। हाँ। पहला है दी एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, यानी अनुभव करने वाला रूप जो इस वर्तमान पल को जी रहा है, प्रेजेंट टेंस में। हाँ, जैसे अभी जो बातचीत हम कर रहे हैं और जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ है। ओके। और दूसरा है द रिमेम्बरिंग सेल्फ, यानी याद रखने वाला रूप जो हमारी पुरानी यादों को सहेज कर रखता है, उनका एक रिकॉर्ड बनाता है। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा वो ये है कि हमारी पूरी जिंदगी की कहानी असल में हमारा रिमेम्बरिंग सेल्फ ही लिखता है। बिल्कुल। और इसके लिए कानमैन ने एक बहुत ही शानदार नियम दिया है, जिसे द पीक एंड रूल कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग किसी भी अनुभव को, चाहे वो कोई लंबी छुट्टी हो, कोई मेडिकल प्रोसीजर हो या किसी रिश्ते का समय हो, उसकी पूरी अवधि यानी ड्यूरेशन के हिसाब से जज नहीं करता। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अनुभव 10 दिन का था या 10 महीने का। तो वो याद क्या रखता है? वो दिमाग सिर्फ 2 चीजें याद रखता है। पहला, उस पूरे अनुभव का पीक क्या था, यानी सबसे अच्छा या सबसे बुरा पल कैसा था। ओके। और दूसरा, उस अनुभव का एंड कैसे हुआ, यानी अंत कैसा था। इसे एक वेकेशन के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान 10 दिन के बहुत ही शानदार ट्रिप पर गया। पहले 9 दिन बहुत ही बेहतरीन बीते, अच्छा खाना, खूबसूरत नज़ारे। उसका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ हर दिन बहुत खुश था, बहुत एंजॉय किया उसने। लेकिन आखिरी दिन जब वो वापस आने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था, उसका सारा सामान चोरी हो गया। ओहो। अब कुछ महीनों बाद जब वो उस ट्रिप को याद करेगा तो उसका रिमेम्बरिंग सेल्फ ये नहीं कहेगा कि 9 दिन अच्छे थे, वो कहेगा कि वो पूरी ट्रिप ही एक बुरा सपना थी। आखिरी दिन के उस बुरे एंड ने उन 9 दिनों के शानदार अनुभव पर पानी फेर दिया। एग्जैक्टली। और यही वो जगह है जहां हमें ये सोचना पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले किसके लिए ले रहे हैं, अपने वर्तमान में जी रहे एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लिए या भविष्य में यादें सहेजने वाले रिमेम्बरिंग सेल्फ के लिए। हम अक्सर फोटो खींचने और अच्छी यादें बनाने के दबाव में आकर वर्तमान के सुख को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत दुखद है। तो अब समय आ गया है कि हम आज के इस पूरे मास्टर क्लास विश्लेषण को समेटें। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि हम पूरी तरह से तार्किक रोबोट नहीं हैं। हम भावनाओं से भरे और बायस्ड इंसान हैं। एकदम सही।
हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम 1 हमें अक्सर भटकाता है और शॉर्टकट के जरिए फैसले करवाता है, जिन्हें हमारा आलसी सिस्टम 2 बस चुपचाप मान लेता है। और इसीलिए ना इस ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, आप हर रोज की छोटी मोटी बातों में सिस्टम 2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आप थक जाएंगे। हाँ, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। लेकिन जब बात जिंदगी के बड़े और अहम फैसलों की हो, जैसे कि किससे शादी करनी है, कौन सा करियर चुनना है या अपनी जिंदगी भर की कमाई कहाँ इन्वेस्ट करनी है, वहां हमें कॉन्शियस होकर अपने आलसी सिस्टम 2 को जगाना चाहिए। हमें रुकना चाहिए, आंकड़ों को देखना चाहिए और सिस्टम 1 को हमें बेवकूफ बनाने से रोकना चाहिए। बहुत ही शानदार बात कही आपने। अब आखिर में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम अपने श्रोताओं की सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहेंगे। और आज का ये सवाल सीधे उस आखिरी दार्शनिक बिंदु से जुड़ा है जिस पर हमने अभी बात की। हाँ। वो सवाल ये है कि अगर ये सच है कि हमारा दिमाग किसी भी अनुभव के सिर्फ पीक और एंड को ही याद रखता है और हमारा रिमेम्बरिंग सेल्फ ही हमारी जिंदगी की कहानी का बॉस है, तो क्या हमें हर वक्त भविष्य की परफेक्ट यादें बनाने की चिंता छोड़ नहीं देनी चाहिए? बहुत गहरा सवाल है। क्या हमें अपने रिमेम्बरिंग सेल्फ की गुलामी से बाहर निकलकर अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के हर छोटे छोटे पल को पूरी तरह और सच्चाई से जीने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ यादों का एल्बम बनाने के लिए भाग रहे हैं या पलों को सच में महसूस कर रहे हैं? यही विचार करने वाली बात है। इसी गहरी और खूबसूरत सोच के साथ हम आज की इस रोमांचक चर्चा का समापन करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस मास्टर क्लास ने आप सबके अंदर के आलसी सिस्टम 2 को थोड़ा जरूर जगाया होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय और एक नई सोच के साथ।